हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीजी सेमेस्टर थर्ड के सीसी 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किया हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं जो स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्या है, इसके भौगोलिक विस्तार को रेखांकित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने कैसे सहयोग किया था, उल्लेख कीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण पाकिस्तान लोकतंत्र को अस्थायित्व देने में विफल रहा है। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित 3 चुनौतियों पर प्रकाश डालें। ये सभी के सभी प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 6 अंक का पूछे जाता है। तो चलिए इसका हम आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्या है, इसके भौगोलिक विस्तार को रेखांकित कीजिए। तो चलिए समझते हैं दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख उपक्षेत्र है जो सामाजिक, संस्कृति, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है। दक्षिण एशिया में वे देश शामिल हैं जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत प्रमुख देश आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। अब देखिए, ये सार्क से प्रश्न नहीं है। सार्क जब पूछे तो ये बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार। दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला जो नेपाल, भूटान और भारत के उत्तर में फैली है। दक्षिण में हिंद महासागर जिसमें श्रीलंका और मालदीव स्थित है। पूरब में बंगाल की खाड़ी और म्यांमार की सीमा, और पश्चिम में ईरान और अफ़गानिस्तान की सीमा। इस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं विस्तृत मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में है। पश्चिमी और पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुरा पर्वतमालाएं हैं। और तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव है। अब दूसरा प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न आपको दिखाए थे, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने कैसे सहयोग किया था, उल्लेख कीजिए। तो दूसरे का हम आंसर लिख सकते हैं, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सहयोग मुख्यतः 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ। नीचे प्रमुख बिंदुओं में इनका उल्लेख किया गया है। पहला है, शरणार्थियों को शरण देना। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। भारत ने उन्हें शरण, भोजन और सुरक्षा दी। तो पहला आपको पॉइंट ये लिख देना है। दूसरा, मुक्ति वाहिनी का समर्थन। भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों, मुक्ति वाहिनी जिसे कहा जाता है, को प्रतिरक्षण, हथियार और रणनीतिक सहयोग प्रदान किया, जिससे उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष को मजबूती दी। अगला पॉइंट लिखेंगे, सीधा सैन्य हस्तक्षेप। जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला किया तो भारत ने पूर्ण रूप से युद्ध में भाग लिया। भारतीय सेना ने
पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक हमला किया और 13 दिनों के भीतर ढाका को घेर लिया, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला पॉइंट लिखेंगे, पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया। यह स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के निर्णायक घटना थी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राजनयिक समर्थन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के पक्ष में आवाज़ उठाई और वैश्विक स्तर पर उसके उत्पीड़न को उजागर किया। इस प्रकार भारत ने मानवीय, सैन्य और राजनीतिक तीनों स्तरों पर सहयोग कर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और हमारा तीसरा प्रश्न था, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण पाकिस्तान लोकतंत्र को स्थायित्व देने में विफल रहा है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर चलिए लिखते हैं। पाकिस्तान लोकतंत्र को स्थायित्व देने में कई कारणों से विफल रहा है। मुख्य कारण निम्नलिखित है और पहला कारण है सैन्य हस्तक्षेप। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप रहा है। कई बार सेना ने लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर तख्ता पलट किया और सीधे शासन किया। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। लगातार सरकारों का गिरना, गठबंधन की राजनीति और नेताओं के बीच टकराव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर किया है। तीसरी कारण है कमज़ोर राजनीतिक संस्थाएं। संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थाएं स्वतंत्र और सशक्त नहीं रही है। वे अक्सर सेना या सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में काम करती रही है। अगला कारण है भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रणाली में कम हुआ है। अगला महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद। धार्मिक चरमपंथ और आतंकवादी गतिविधियों ने कानून व्यवस्था को कमज़ोर किया है, जिससे लोकतंत्र का विकास बाधित हुआ। अगला कारण है नागरिक समाज और मीडिया पर नियंत्रण। सरकारों द्वारा मीडिया और नागरिक समाज को दबाने की कोशिशें लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के विरुद्ध रही है। और अगला कारण है आर्थिक असमानता और गरीबी। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो पाई। और अंतिम प्रश्न था जो कि इम्पोर्टेंट है, नेपाल में लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित 3 चुनौतियों पर प्रकाश डाले। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। नेपाल में लोकतंत्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं जो देश की राजनीतिक स्थिरता, विकास और नागरिक अधिकारों को प्रभावित करती है। 3 प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में बार बार सरकारों का बदलना संगठन की राजनीति और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा आती है और जनता का विश्वास कमज़ोर होता है। दूसरी चुनौती है संविधान और संघीय ढांचों को लागू करने में कठिनाई। 2015 में नया संविधान लागू हुआ नेपाल में, जिसने नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, लेकिन विभिन्न जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों की मांगों को पूरी तरह संतुष्ट न कर पाने के कारण
संविधान की स्वीकृति और इसके प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई है। और लास्ट चुनौती है, तीसरी चुनौती, भ्रष्टाचार और सुशासन की कमी, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। इससे विकास कार्यों में रुकावट आती है और नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। तो इस तरह से हम इन चारों प्रश्नों का उत्तर जानें। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।